नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर मुंबई से सामने आ रही है। आपको बता दें, कांग्रेस लीडर विजय वडेट्टीवार का इल्जाम है, उन्होंने कहा हमारे अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश की जा रही है। कुछ अरकान जयपुर गए हैं। शिवसेना अरकान असेंबली को पैसों की पेशकश की गई है। काफी अहम खबर है जो कि मुंबई से इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस लीडर विजय का इल्जाम है कि उन्होंने कहा हमारे अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश की जा रही है। कुछ अरकान को जयपुर में रखा गया है। शिवसेना अरकान असेंबली को पैसों की पेशकश की गई है। कांग्रेस लीडर विजय वडेट्टीवार का इल्जाम है, उन्होंने कहा है कि हमारे अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश की जा रही है। कुछ अरकान को जयपुर मुंतकिल किया गया है। साथ ही शिवसेना अरकान असेंबली को पैसों की पेशकश की गई है। जिस तरह से महाराष्ट्र में सियासी घमासान लगातार जारी है और हुकूमत अभी तक तश्कील नहीं हो पाई है, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना जो है अपने अपने बातों पर अड़ी हुई है। ऐसे में कांग्रेस लीडर विजय वडेट्टीवार का इल्जाम सामने आया है। विजय वडेट्टीवार का इल्जाम है कि उन्होंने कहा है हमारे अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश की जा रही है। कुछ अरकान को जयपुर मुंतकिल किया गया है। साथ ही शिवसेना अरकान असेंबली को पैसों की पेशकश की गई है। महाराष्ट्र में हुकूमत तश्कील हो पाती है या फिर सदराज का निफाज होगा, अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो पाया है। बीजेपी शिवसेना में लगातार जो है रसाकशी जारी है। इस बीच कांग्रेस लीडर विजय वडेट्टीवार का इल्जाम है कि उन्होंने कहा है हमारे अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश की जा रही है। इस बीच कुछ अरकान को जयपुर मुंतकिल किया गया है। साथ ही शिवसेना अरकान असेंबली को पैसों की पेशकश की गई है। महाराष्ट्र में आज भी जो है मीटिंगों का दौर जारी है। लोगों को बीजेपी की तरफ से प्रलोभन दिया जा रहा है। शिवसेना ने तो शिवसेना के एक एमएलए को खुली ऑफर दी गई थी 50 करोड़ की। ये तो मैं टीवी चैनल पे देखा हूं। अब ऐसे स्थिति में वो मित्र पक्ष के ही आमदार पे जो उनका अलायंस पार्टनर था उसके ऊपर अगर वो डोरे डाल रहे, उसको प्रलोभन दे रहे, तो इसका मतलब यह है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे भी कुछ एमएलए के साथ उन्होंने संपर्क किया था। ये बात बिल्कुल 100% सच है। और सवाल रहा कि हम लोगों के एमएलए कहाँ हैं, तो हमारे एमएलए अपने अपने जगह में हैं। कोई हमने ऐसे एमएलए को उनको इतना इंस्ट्रक्शन दिया है कि अगर ऐसा कोई फोन करता है तो फोन टैप करो, और कोई प्रलोभन देता है, कोई धमकाता है तो उसका फोन टैप करो। मुंबई से हमारे नुमाइंदे वसीम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, जिस तरह से कांग्रेस लीडर विजय वडेट्टीवार ने इल्जाम लगाया है, उनका कहना है कि उनके अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश की जा रही है। जरूर देखा जाए तो ये आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय करने की ये जो महाराष्ट्र में सत्ता कैसी होगी। आज कांग्रेस की जो बैठक हो रही है, इस बैठक में हमने देखा कि कांग्रेस नेताओं में काफी जोश नजर आ रहा है। जिस तरह से वो एक पहले हमने देखा था 2014 से पहले जिस तरह से सत्ता में थे, उसी तरह के जोश इनके में साफ तौर पे नजर आ रहा है। जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो पहुंच गए हैं विरोधी पक्ष के दफ्तर पे, और साथ ही यहाँ पे बैठक भी शुरू हो चुकी है। इस वक्त माणिकराव ठाकरे मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष बालासाहब थोरात मौजूद हैं, पंडित शिंदे मौजूद है, अमीन पटेल मौजूद हैं। विजय वडेट्टीवार के बंगले पे हो रही थी। बैठक काफी अहम इसलिए मानी जा रही है कि जिस तरह से कांग्रेस एनसीपी के समर्थन की बात शिवसेना करती आई है, अगर वो बिना कांग्रेस के समर्थन के भी शिवसेना सरकार नहीं बना पाती है, तो किस तरह से अपने विधायकों को रोका जाए, और इस पे भी खास करके ध्यान दिया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से आधे से ज्यादा विधायकों को जयपुर की तरफ रवाना कर दिया गया है। कुछ ऐसे विधायक अभी भी हैं जिन्हें देर शाम तक जयपुर में भेजा जा सकता है। जो ये रूट है वो दिल्ली से होकर जयपुर की तरफ जाने वाले। तो साफ तौर पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो खरीद फरोख्त की जो कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है, जिस तरह से वडेट्टीवार ने कहा भी कि 25 करोड़ से भी ज्यादा का ऑफर दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें कितना तथ्य हो तो जांच का विषय हो सकता है। लेकिन फिलहाल अपने जो विधायक है वो किसी तरह से टूटे नहीं, इसका
ख्याल रखा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, और यही रणनीति शिवसेना ने भी अपनाई है और यही एनसीपी भी अपनाने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ देर में ही शरद पवार के साथ संजय राउत की एक और बैठक अभी हो सकती है। ये बैठक काफी अहम है क्योंकि आखिरी दिन है आज के दिन। अगर किसी तरह से दावा बीजेपी की तरफ से पेश नहीं किया गया तो मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपना पड़ेगा। इस्तीफा सौंपने के बाद एक जो प्रोसेस है उसकी शुरुआत हो जाएगी। राज्यपाल अब बड़ी पार्टी को एक बार फिर बुला सकते हैं सत्ता बनाने के लिए। अगर ऐसा होता है उसमें भी बीजेपी अपनी तरफ से कोशिश नहीं करती या फिर नहीं आती है तो फिर एक अलग पर्याय बनाया जाएगा और उसी के आधार पर सत्ता बनाया जाए। लेकिन जो मेन है आज का दिन है, काफी कुछ कहने वाला है और आज जो बीजेपी के नेता हैं उनकी भी बैठक है और सब बैठकों का दौर शुरू है और देर शाम तक महाराष्ट्र की स्थिति साफ हो जाए। बिल्कुल वसीम, और जिस तरह से अब साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस और एनसीपी कहीं ना कहीं जो है ऑपोजिशन में बैठने के लिए ही तैयार है। पहले भी उन्होंने क्लियर किया हुआ है कि वो ऑपोजिशन में ही बैठेंगे, ऑपोजिशन का ही में बैठने का ही मैंडेट उनको मिला है। ऐसे में शिवसेना लगातार ये कोशिश कर रही है लेकिन उसके पास बीजेपी के साथ जाने के अलावा कोई और रास्ता बचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस और एनसीपी को जो सीटें मिली हैं, 54 सीटें एनसीपी को तो 44 कांग्रेस को मिली है। अगर टोटल भी कर दिया तो 98 सीटें होती है, यानी कि वो सरकार बनाने का दावा कर ही नहीं सकती है। 105 सीटें बीजेपी के पास है, 56 सीटें सेना के पास है। तो ऐसे वक्त में शिवसेना और बीजेपी की अगर सीटें मिला दी जाए तो 161 होती है और महाराष्ट्र में सत्ता बनाने के लिए 145 सीटों की जरूरत है। तो ये जो महायुति के गठबंधन में दोनों की सरकार बन रही है, लेकिन जिस तरह से आपसी मतभेद इनके साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं और जो शिवसेना का रवैया है साफ तौर पर ये बता रहा है कि जिस तरह सुबह संजय राउत ने इस स्थिति को साफ करते हुए कहा कि अगर नितिन गडकरी उनसे प्रयास भी करते हैं मिलने के लिए तो सबसे पहले वो पत्र दिखाए जहाँ पे लिखा है कि 2.5 साल उनको सीएम पद दिया जाएगा, उसके बाद ही बातचीत शुरू होगी। यानी कि अपने रुख को किसी भी तरह से नर्म पड़ता नहीं देख रही है शिवसेना और बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि बनाया जाए। और वहीं पे कांग्रेस और एनसीपी बेहतर तरीके से जानती है कि शिवसेना को उनके बिना सत्ता में आना काफी मुश्किल है। यही वजह है कि लगातार संजय राउत शरद पवार के टच में उनसे लगातार चर्चा कर रहे हैं और यही चर्चा कांग्रेस के जो सहयोगी दल है जो एनसीपी की, शरद पवार लगातार सोनिया गांधी से भी चर्चा कर रहे हैं। अब दूसरी बार भी मुलाकात करने वाले हैं तो आज या कल में यह मुलाकात भी हो सकती है क्योंकि काफी जो विधानसभा का दिन है वो खत्म होने वाला 2014 में 10 नवंबर को शपथ ली गई थी, यानी कि उसी के आधार पे 9 नवंबर काफी आखिरी दिन है विधान मंडल की सदस्यता को खत्म करने के लिए। तो ऐसे में उसे पहले ही सभी को शपथ दिलानी है तो एक विशेष अधिवेशन बुला के ये सारा जो निर्णय लेने का जो एक प्रोसेस है ये राज्यपाल के पास चला जाएगा। लेकिन सबसे पहले अगर राज्यपाल पे निर्भर होता है कि अगर 9 तारीख से पहले किसी ने सत्ता का दावा नहीं किया है तो बड़ी पार्टी को बुलाया जाए और उन्हें कहा जाए कि भाई आप इस सत्ता बनाइए। अगर नहीं बनाते हैं तो उन्हें 15 दिन का वक्त, अगर बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं तो 15 दिन का वक्त दिया जाएगा कि आप विधानसभा के सत्र के दौरान अपने पटल पे इसे प्रूफ करिए कि आपके पास मेजोरिटी है और आगे आप सरकार चला पाते हैं। अगर वो उसमें फेल होती है तो शिवसेना और एनसीपी को मौका दिया जाएगा। तो बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं, उनके जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि बीजेपी दावा नहीं करने वाली है। इस बार सरकार बनाने को वेट एंड वॉच की पॉलिसी में है कि जब तक शिवसेना नहीं चाहेगी तब तक वो सरकार नहीं बनाएगी। तो आज की स्थिति काफी कुछ है, देर शाम बिल्कुल वसीम, आज काफी कुछ क्लियर हो सकता है जिस तरह से मीटिंगों का दौर जारी है। अब बीजेपी शिवसेना के बीच जो रसाकशी है वो दूर हो पाती है कि नहीं वो देखने वाली बात होगी। बेहद शुक्रिया वसीम आपका। आगे बढ़ते हैं, बढ़ती हवा आलूदगी दिल्ली के लोगों के लिए अभी तक परेशानी का बाइस बनी हुई है। हालांकि बारिश की वजह से फजाई आलूदगी में कमी आई है, वहीं दिल्ली में ऑड इवन का 5वां दिन है। दिल्ली से न्यूज़ 18 नुमाइंदा रचना ने हालात का जायजा लिया। वायु प्रदूषण से राहत नहीं है लेकिन वायु प्रदूषण की गुणवत्ता में कुछ सुधार ज़रूर हुआ है। अगर हम आज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में सफ़र ऐप है और इसमें जो दिल्ली का ओवरऑल AQI दिखाया जा रहा है 348 के करीब है, जो कि अभी भी वेरी पुअर कैटेगरी में है। यानी कि अभी वायु गुणवत्ता जो सीवियर स्टेज से पुअर कैटेगरी में पहुंची है। हालांकि दिल्ली सरकार ने ऑड इवन भी लागू कर रखा है। ऑड इवन का आज 5वां दिन है, लेकिन जिस तरीके से वायु प्रदूषण में कमी आनी चाहिए थी वो कमी यहाँ आती नज़र नहीं आ रही है। लोग अभी भी जब तक ज़रूरी काम नहीं है घरों से बाहर नहीं निकल रहे, या जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वो भी मास्क का उपयोग ज़रूर कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौसम विभाग के ऑफिस के बाहर खड़ी हुई हूँ। आप मेरे पीछे भी एक बोर्ड देख रहे हैं जिसमें वायु गुणवत्ता का पूरा जो आंकलन है वो दिखाया जा रहा है। ओजोन की बात करें तो 26, नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें तो वो 20 के करीब है। तो जिस तरीके से वायु प्रदूषण दिल्ली में सबसे बड़ा खतरा इन दिनों बना हुआ है उससे अभी फ़िलहाल राहत नहीं है।
पीएम लेबल है वो भी ज़्यादा है। हालांकि दिल्ली सरकार ये दावा ज़रूर कर रही थी कि पिछले सालों में दिल्ली का जो वायु प्रदूषण है वो 25% कम हुआ है, लेकिन ग्रीन पीस एनजीओ जो है उसकी एक रिपोर्ट आई है, उसने कहा है कि दिल्ली सरकार का ये दावा बिल्कुल गलत है। हालांकि दिल्ली सरकार इस दावे से ज़रूर पलट रही है, उनका कहना है कि ये रिपोर्ट गलत है और तमाम तरीके की सियासत भी यहाँ पर होती नज़र आ रही है। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। आदाब।